UP 21 क्लासेस की संजीवनी बूटी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हिंदी के अंतर्गत भाई हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे और इसके लगभग हम पीछे की क्लास में 3 पार्ट कर चुके हैं। आज जो हम सॉल्व करेंगे वो बात करेंगे चौथे पार्ट की बात करेंगे। लगभग इसका जो लास्ट एक पार्ट और आएगा, मतलब 5वां भाग पार्ट 5 और आएगा। उसी के साथ ये टॉपिक क्या होगा, तुम्हारा फिनिश हो जाएगा अच्छे से, बढ़िया से। काफ़ी लंबा टॉपिक है तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में। आगे का टॉपिक फिर वर्ण विचार से हम सीधे व्याकरण से डिस्कस करते चलेंगे हिंदी को। तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भाई खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। बोला गया भाई खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप पूछा गया है। मागधी, अर्धमागधी, अभट, महाराष्ट्री। तो इसका जो आंसर हमें देना होगा वो आंसर देना होगा हमें अबहट आंसर देना होगा। अगर पूछा जाए अबहट का समय, तो अबहट का समय जो माना जाता है भैया 900 से 1100 ईस्वी के मध्य का जो समय है वो कौन सी भाषा का समय है? अबहट। लेकिन इसी 900 और 1000 के बीच में 1000 से हमारी कौन सी भाषा आ जाती है? वो अपभ्रंश आ जाती है। और उसी अपभ्रंश से हमारी कौन सी निकली है भैया? शौरसेनी अपभ्रंश। और शौरसेनी अपभ्रंश में भी हमारी कौन सी मतलब उपभाषा निकली है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हमारी बोली आती है खड़ी बोली, और हिंदी का वर्तमान में जो रूप है वो खड़ी बोली है। तो यहाँ पर ये खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा सी आंसर होगा। अगर अबहट का समय पूछा जाएगा 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के मध्य होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? भाई बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो मैंने बताया था बिहार की तीनों बोलियां, मतलब जो बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं हमारी। एक देखने को मिलती है भैया मैथिली, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में भी है भैया। मगही, और एक हमारी आती है भोजपुरी, जिसका भोजपुरी से क्वेश्चन आता है भैया। मॉरिशस में इसका प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है भोजपुरी। तो बिहार की तीनों बोलियां कौन सी है? मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये तीनों जो बोलियां हैं वो किस हिंदी के अंतर्गत आती हैं भाई? ये आती है हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये क्या है? हमारी उपभाषा, और उपभाषा से 3 बोलियां, मतलब और तीनों बोलियों को एक वर्ग बनाकर बिहारी जो नाम देने वाले हैं वो हमारे कौन से भैया? नाम दिया है भैया गियर्सन ने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब देखो इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य का सबसे पहले काल विभाजन। हिंदी साहित्य का सबसे पहले काल विभाजन करने वाले, काल विभाजन मतलब समय के आधार पर हिंदी साहित्य का विभाजन सबसे पहले, और वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का समय के आधार पर विभाजन करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन। अब इनका एक ग्रंथ बहुत पूछा जाता है पेपर में, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ क्या भैया? हिंदुस्तान। ये ग्रंथ किसका भैया? जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है। तो बिहार की तीनों बोलियों को इन्होंने क्या कहा भैया? बिहारी नाम दिया। तो इसका जो आंसर हमें डी आंसर देना होगा। पीछे की जो क्लास है भाई उन्हें देखते रहना, बढ़िया से रिवीजन करते रहना, जब तक तुम्हारा यूपी पुलिस का एग्जाम होगा अच्छे से तैयारी हो सके भाई। आएंगे भी अगला क्वेश्चन।
भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा में प्रयुक्त शब्दों और उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, भाषा व्यवहार सामाजिक है। तो भाई भाषा में प्रयुक्त शब्दों और उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक नहीं है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है भाषा के संबंध में, सी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था भाई। तो इसका जो आंसर है सी है भाई। कौन सा आंसर है? सी। तो ये वाला भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा व्यवहार सामाजिक है। ये तीनों बातें सही है, लेकिन ये तीसरी वाली जो बात है यहाँ पर गलत दे रखी है भाई। अगला क्वेश्चन, जिस ध्वनि चिन्ह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। और ये भाषा की परिभाषा किसकी है? डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, बिहारी लाल मिश्र। तो ये भाषा की परिभाषा पूछी गई है, किसकी है भाई? तो भाषा की कई सारी डेफिनेशन हम पढ़ चुकी हैं, और कौन से वैज्ञानिक की कौन से विद्वान की कौन सी परिभाषा, ये भी पूछा जाता था। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की ये परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा भाषा की जो दी गई डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा दी गई। तो इसका जो आंसर 4 का होता है सी भाई। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है। क्वेश्चन है भाई, पहला ऑप्शन है राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संसद जिसे मान्यता प्राप्त करती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। नहीं भाई। विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार्य होता है भैया, तो वो भी राष्ट्रभाषा नहीं कहलाएगी। राष्ट्र की समस्त भाषाओं जिसका साहित्य भंडार सबसे अधिक समृद्ध होता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है, मतलब जो पूरे देश में पाई जाती है वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। तो ये क्या है भैया? इसका जो आंसर होगा सी आंसर होगा। जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है वो कहलाएगी हमारी राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर आगे आएंगे। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा जो पूरे देश में बोली जाती है राष्ट्रीय भाषा कहलाएगी राजभाषा। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाएगी राजभाषा। उपभाषा, बोली का जो विस्तार रूप है वो कहलाता है उपभाषा। मतलब बोली जो वो किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी तो वो कहलाएगी, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा कहलाएगी, बोली कहलाएगी। अब बोली का जो क्षेत्र होगा गांव, गांव के बाद जनपद में ये उपभाषा होगी, और देश स्तर में कौन सी होगी? भाषा हमारी। तो बोली ये सबसे छोटी है भाई। बोली भाषा के विकास क्रम में सबसे छोटी कौन सी आती है भैया? बोली। तो यहाँ पर सी आंसर है भाई, 7 का सी। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? और देवनागरी लिपि में कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। सही बात। इस समय इसके लिए कह रहा है भाई, इस समय नहीं भाई, इसके लिए इस समय एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक है। इसके लिए एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक होता है भाई, ये गलत लिखा हुआ थोड़ा सा भाई। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। सिरोरेखा का मतलब कोई भी वर्ण लिखा हुआ है भाई, जैसे ये लिखा है, ये वर्ण लिखा है भाई, तो इसके जो मतलब जो अक्षर के या वर्ण के ऊपर से जो लाइन खींची जाती है उसे सिरोरेखा बोला जाता है। और ये वर्ण के पीछे की जो लाइन है इसे खड़ी पाई नाम दिया जाता। तो यहाँ पर सिरोरेखा का प्रयोग जरूर होता है भाई। देवनागरी लिपि, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग होता है। और एक 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 इसके लिए एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक भी होता है भैया। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन बोला गया। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन मतलब उसके समान समय की है, नहीं तो ये उसके समान समय की थोड़ी है, ये तो ब्राह्मी के बाद खरोष्टी के बाद की है, ब्राह्मी के बाद की लिपि है, उनके समान नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला आंसर क्या होगा? गलत होगा। सही है भाई, डी वाला आंसर क्या है इसका? 8 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो विश्व में भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप रचना, ध्वनि, इतिहास या अर्थ। तो इसका जो वर्गीकरण का आधार क्या है? इतिहास है। तो विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण जो किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है भैया। विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण
एक होता है भैया आकृति मूलक वर्गीकरण, एक वर्गीकरण आता है भैया आकृतिक मूलक वर्गीकरण पढ़ते हैं जो अयोगात्मक होता है भैया, और एक होता है पारिवारिक वर्गीकरण, ये इतिहास के आधार पर एक होता है भैया पारिवारिक वर्गीकरण, और ये कैसा होता है हमने पढ़ा योगात्मक। तो विश्व में भाषाओं को इतिहास के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक आकृति मूलक वर्गीकरण और एक पारिवारिक वर्गीकरण, जो कि योगात्मक होता है, ये अयोगात्मक। तो यहाँ पर जो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, इतिहास है। तो ये इसका आंसर जो 9 का सी होगा। क्या होगा भाई, 9 का सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में किया जाएगा। मतलब दो राज्यों के बीच जो पत्राचार किया जाएगा वो देश या संघ की राजभाषा में किया जाएगा। और ये कौन से आर्टिकल में भैया, ये आर्टिकल कहता है भैया 346 कहता है कि दो राज्यों के बीच, राज्य केंद्र के बीच जो पत्राचार की जो भाषा होगी वो संघ की राजभाषा में किया जाएगा। तो इसका जो आंसर डी आंसर होता है भाई, आंसर 10 का डी, जिन्होंने भी आंसर डी दिया उनका सही भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है। भारतीय अंकों को, भारतीय मूल के अरबी अंक के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, या उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पर भारतीय संविधान अंकों के किस रूप को स्वीकार किया, तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया। तो इसके 11 का आंसर क्या है भाई, सी आंसर है। 11 का आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधि के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है। तो पूर्वी हिंदी की बात कर रहे हैं, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैंने एक ट्रिक भी बताया होगा, ABC। तो ए का मतलब यहाँ पर अवधि, ए का मतलब अवधि, वी से वघेली, वी से बघेली, और सी से हमारी होगी छत्तीसगढ़ी। तो ये सब बोली किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसमें ऑप्शन में देखो हमारी कौन सी भैया, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली समाहित की जाती है अवधि के अलावा। पूछा गया अवधि के अलावा, अवधि दे रखी है, अवधि के अलावा इसमें जो ऑप्शन में बघेली है और छत्तीसगढ़ी। मारवाड़ी ये आती है हमारी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी जो कि पश्चिमी हिंदी से पश्चिमी राजस्थान संबंधित है। कन्नौजी ये किसके अंतर्गत आती है, हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली कौन सी है, कन्नौजी। तो इसका जो आंसर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अलावा एक तो बघेली आती है और एक हमारी छत्तीसगढ़ी। तो इसीलिए आंसर इसका जो कर देंगे हम, क्या कर देंगे, ए कर देंगे। आंसर क्या कर देंगे, ए। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। 346, 43, 44, 45। तो राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान जो आर्टिकल 344 में है, और राजभाषा आयोग जो गठित किया गया था 1955 में गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, BG खैर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर डी आंसर है। कौन सा, डी आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर AFR हॉर्ने, या डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। ये कह रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हमारी हिंदी भी आती है, गुजराती, उड़िया, असमिया, बंगाली, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्गत। और पूछा गया इसका वर्गीकरण सबसे पहले किस विद्वान ने किया, डॉक्टर AF हॉर्नेले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, डॉक्टर AF हॉर्नेले के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर, किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त 1947 को देश का स्वतंत्रता दिवस, मतलब देश स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र दिवस मनाया था। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया था 21 फरवरी को। ये हिंदी से संबंधित कुछ
क्या है भैया, दिवस है, इनका भी ध्यान रखो। तो आंसर हमारा सी आंसर है। कौन सा आंसर, सी। आगे क्वेश्चन, अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश या संक्रांति काल। ये कह रहा है अपभ्रंश और हिंदी के बीच का समय, मतलब इन दोनों के बीच का समय। अब देखो अपभ्रंश का समय 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी, और हिंदी जो स्टार्ट होती है हमारी 1100 से, तो इसके बीच का जो समय है वो कहलाता है हमारा संक्रांति काल कहलाता है। तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को कहा जाता है संक्रांति काल। तो इसीलिए इसका जो आंसर कर देंगे हम डी कर देंगे। अगर पूछा जाएगा अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहा जाता है? संक्रांति काल। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। बिहार की 3 बोलियां हैं भैया, कौन कौन सी हैं भैया? मैथिली, मगही और भोजपुरी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, कुमायूं, गढ़वाली और नेपाली। कुमायूं और गढ़वाली ये कहाँ की बोली है तुम्हारी? उत्तराखंड की। नेपाली ये उत्तर प्रदेश से बोला जाती है, उत्तराखंड। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी। बिहार की 3 बोलियां कौन सी है भैया? कौन सी हैं? मैथिली, मगही। अब इसका जो ट्रिक है हमारा एम बी, एम बी। तो एम से होगा हमारा मैथिली, एम से मैथिली, एम से मगही, बी से होगा भोजपुरी। तो ये तीनों हमें ध्यान रखनी है। तो और ये कौन सी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां? मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो ये कहाँ पर बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। तो इसका जो आंसर है भाई, आंसर ए करना होगा। कौन सा आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर अगला 19, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। ये परिभाषा किसकी है भैया? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन गिलक्राइस्ट या कामता प्रसाद गुरु। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। तो ये डेफिनेशन जो दी गई है हमारी, किसने दी है? कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी के कवि है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है भाई। तो क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं भाई। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? जो साहित्य दिखाई दे जैसे पुस्तकें वह दृश्य है, जो साहित्य सुना जा सके जैसे उपन्यास वह श्रव्य है। दृश्य काव्य जैसे नाटक, श्रव्य काव्य जैसे कविता, कहानी। देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सके जैसे चलचित्र एवं दृश्य श्रव्य। तो देखने के साथ जिसे सुन भी सकें जैसे चलचित्र, जिसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये दृश्य श्रव्य काव्य कहलाता है भैया। जिसे सुन भी सकें और जिसे देख भी सकें तो ये कहलाता है दृश्य श्रव्य काव्य। तो इसका आंसर हमारा डी आंसर है। कौन सा आंसर है भाई? डी आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। तो इसमें वियोगात्मक भाषा कौन सी है? वियोगात्मक कौन सी है? अपभ्रंश है। अब वियोगात्मक को हम कहते हैं भैया, या इसे विश्लिष्ट भी कहा जाता है, या इसे विश्लिष्ट भाषा भी, विश्लिष्ट भाषा भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हमारा अपभ्रंश है। तो कौन सी भाषा वियोगात्मक है? आगे जो पार्ट आएगा उसमें लास्ट हम कर देंगे इस टॉपिक को। अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? ये कह रहा है अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अवधी, अवहट या डिंगल। तो ये कौन सी बनती है? पिंगल भाषा बनती है। इनके योग से अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से कौन सी बनेगी? हमारी पिंगल भाषा बनेगी। इसका जो आंसर है वो सी आंसर होगा। 21 में का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 22, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है भाई। हिंदी, नेपाली, संस्कृत, मराठी भी लिखी जाती है भैया। किसमें? देवनागरी लिपि मराठी भी लिखी जाती है और हिंदी भी, नेपाली भी, संस्कृत भी। लेकिन देवनागरी लिपि में असमिया भाषा नहीं लिखी जाती। कौन सी? असमिया। तो ये क्वेश्चन हम देवनागरी लिपि के काफ़ी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका होगा ए आंसर। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो होती है वो पूरे देश में पाई जाती है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। संविधान की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, सरकारी कार्यालयों की भाषा। सरकारी कार्यालयों में जो प्रयुक्त भाषा होती है
उसे ही कहा जाता है क्या भैया, राजभाषा। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा डी, राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है, राजभाषा जो होती है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा। तो भारत में जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, मतलब जिनके कार्य मतलब हिंदी भाषी प्रदेश हैं वो 10 हैं, वही मैंने बताया होगा पीछे भी क्लासों में। वर्तमान हिंदी के खड़ी बोली नाम किस कारण का, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश होता है मतलब कठोर, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है भैया, इसमें खरी खरी कहने की क्षमता है, कहते हैं ना क्या मैं खरी खरी कहता हूँ भैया, सामने मुंह पे कहता हूँ। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, तो इसमें डी आंसर होगा। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, इसमें जो मात्रा का प्रयोग होता है खड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा वो खड़ी बोली पड़ा। कितना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे भाई आगे प्रैक्टिस सेटों में। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हो, 6ठी शताब्दी, 11वीं, 9वीं या 10वीं। तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में 6ठी शताब्दी में हुआ। कौन थे भैया, महर्षि पतंजलि, किसके द्वारा किया गया, महर्षि पतंजलि। इनका एक ग्रंथ देखने को मिलता है भैया महाभाष्य, पूछा जाता है महाभाष्य ग्रंथ किसने लिखा है, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी पुस्तक में देखने को मिलता है, कौन सी, 6ठी शताब्दी में। तो इसका जो आंसर है हमारा ए कर देंगे, क्यों भाई ए कर देंगे आंसर बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के बहन का राज्य संविधान के किस अनुच्छेद में 343 संघीय राजभाषा 49 51। तो ये किस में दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, मतलब आर्टिकल 351 में। तो हिंदी से संबंधित सारे आर्टिकल कर चुके हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 28, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी, मतलब किसका समानार्थी बनी, समानार्थी बनी, पर्याय। शिक्षित भारत का, पढ़े लिखे भारत का, देश भर में संपर्क, किसका पर्याय बनी, स्वाधीनता के, राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी, किसका पर्याय बनी, राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। क्वेश्चन नंबर 29, राजभाषा का सही अर्थ किसी राज्य विशेष की मातृभाषा, सर्वसाधारण की मातृभाषा, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, शुद्ध और साहित्यिक भाषा। तो राजभाषा मैंने अभी बताया था सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा। तो इसका आंसर कर देंगे भाई सी कर देंगे भैया, क्या कर देंगे भैया, सी कर देंगे। जोरदार तैयारी करते चलो भाई, जोरदार। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से, ध्रुपद गायन ये हिंदू भारतीय शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है, कौन सी, ध्रुपद गायन। और ध्रुपद गायन किस भाषा में का संबंध किस भाषा से है, तो ब्रज भाषा से। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है भाई, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, ब्रज भाषा से है। और ब्रज भाषा कहाँ, मथुरा के आसपास, मथुरा आगरा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है भाई, पता होगा ज़्यादा सभी लोगों को। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए, वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य के प्रणय हेतु शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने एक 1961 में एक आयोग गठित किया है। तो भाई कौन सा, शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली। तो इस कौन सा आयोग गठित किया भैया, वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य के प्रणय साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। तो आंसर हमारा डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 32, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया, मतलब किस रूप में स्वीकार किया गया या अपनाया गया, संपर्क भाषा, जो देश की भाषा होती है संपर्क भाषा, मतलब किसी भी देश की जो राजभाषा होती है संपर्क भाषा, जैसे हिंदी है हमारी देश की संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। तो 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकार किया गया, भारत संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया या स्वीकृत किया गया। तो विल बी करेक्ट आंसर डी आंसर होगा, सही है भाई, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब दाईं से बाईं ओर, कौन सी लिपि इनमें से दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो वो कौन सी है, फारसी लिपि है, कौन सी है, फारसी लिपि। तो इसमें मतलब भाषा और भाषा के विकास और मतलब अन्य बोलियां सारा और लिपि के बारे में मतलब दो टॉपिक चल रहे हैं एक तरीके से, इसमें लिपि के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को। तो टकसाली भाषा कहा जाता है भैया। ये टकसाली भाषा वो ये वाला टकसाल वो नहीं है जहाँ पर सिक्के ढले जाते हैं, ये भाषा की बात कर रहा है भैया। परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा को, मतलब सी आंसर है इसका। कौन सा? सी। 33 के बाद आते हैं अगला 34 क्वेश्चन। भारत की संपर्क भाषा कौन सी? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। ये है भाई अंग्रेजी की बात करें तो विश्व की संपर्क भाषा, विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। वर्ल्ड की संपर्क भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। लेकिन भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी है। सही है, कौन सी है भाई? हिंदी। न्यायालयी भाषा में निश्चित ना भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डैश डैश रहती है, कुशलता, कोमलता, अनिश्चितता, निश्चितता। तो न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है, तो क्या रहती है भैया? निश्चितता रहती है, ना ही अनिश्चितता, ना ही कोमलता, ना ही कुशलता, बल्कि निश्चितता। तो विल बी करेक्ट आंसर, डी आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। जिस भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है तो वह भाषा अवधी है, मैथिली है, भोजपुरी है, हिंदुस्तानी। तो वह भाषा कौन सी है? हिंदुस्तानी है। तो इसीलिए हम इसका आंसर कर देते हैं भैया, डी आंसर कर देते हैं। कौन सा? डी। तो सही है भाई। अच्छे से वीडियो को देखते रहा करो भाई, लाइक शेयर भी करता रहा करो। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई वैदिक संस्कृत, सौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, प्राकृत। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी से हमारी कौन सी उपभाषा का विकास हुआ भैया? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी से ही हमारी कौन सी? खड़ी बोली, जो कि वर्तमान हिंदी का रूप है, खड़ी बोली। तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, और कौन सी आती है? बुंदेली। तो बी का आंसर, इसका आंसर 37 का बी आंसर कर देंगे। क्या भाई? 37 का बी आंसर कर देंगे। सही। क्वेश्चन नंबर अगला आता है 39। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो हिंदी की जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा का अनुवाद है? तो किस भाषा की ये वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली? ये अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है। हिंदी की जो वैज्ञानिक और टेक्निकल जो शब्दावली है वो किस भाषा का अनुवाद है? इंग्लिश भाषा का अनुवाद है। तो इसमें जो आंसर सी आंसर है। कौन सा? सी आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षण संयुक्त, अभिधा व लक्षण मिश्रित या व्यंजनम। तो कार्यालय हिंदी की भाषा होनी चाहिए मतलब अभिधात्मक, मतलब सरल एवं सुगम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल एवं सुगम होनी चाहिए, और इसे बोला जाएगा अभिधात्मक। तो 39 में का जो आंसर ए आंसर है भाई। कौन सा? ए। आते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन पर। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या तकनीकी भाषा। तो हिंदी की जो ब्रजभाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। किस भाषा के रूप में? काव्य भाषा के प्रसिद्ध। तो प्रैक्टिस मतलब हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं को पार्ट नंबर 4 किया हमने भाई। अगले जो 5वां पार्ट आएगा, मतलब लगभग इसका जो लास्ट पार्ट है वहाँ पर हम टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तो भाई वीडियो को लाइक भी करते रहें और देखते भी रहें भाई वीडियो को अच्छे से, और शेयर भी करते रहें। आज के लिए इतना ही, अगले प्रैक्टिस साइट के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।